Welcome to View Short Academy and this is lecture number 12. आज के इस एक्सप्लेनर में हम C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ बहुत ही फाउंडेशनल लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। आप देखेंगे कि हम इम्यूटेबिलिटी को कैसे इन्फोर्स करते हैं, इस डेटा को कैसे मैनेज करते हैं जिसे हर ऑब्जेक्ट के दरमियान शेयर करना ज़रूरी हो, और आखिर में हम अपने ऑब्जेक्ट्स को बड़ी कलेक्शंस में कैसे स्केल अप करते हैं। ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना ही एक अच्छे प्रोग्रामर को एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनाता है। तो चलें अपने फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। हमारा आज का रोड मैप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम बात करेंगे C++ कॉन्स्टेंट्स की, फिर स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस पर आएंगे, और आखिर में अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कवर करेंगे जो C++ कंपाइलर की तरफ से कुछ यूनिक कंस्ट्रेंट्स मुतारिफ करवाते हैं। तो चले शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला सेक्शन है C++ कॉन्स्टेंट्स। चलें देखते हैं कि हम अपने डेटा को पूरी तरह से लॉकडाउन कैसे कर सकते हैं। आपको मालूम है कि कभी-कभी हमारी क्लास में ऐसे डेटा मेंबर्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट बनने के बाद बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? लेकिन कंपाइलर आपको उन्हें क्लास के अंदर नॉर्मल तरीके से इनिशियलाइज करने ही नहीं देता। तो उसका सोल्यूशन क्या है? C++ हमें एक बड़ी जबरदस्त चीज देता है जिसे मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट कहते हैं। हम कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर वैल्यू असाइन करने का वेट नहीं कर सकते, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स के फौरन बाद एक कोलन लगाते हैं और फिर अपने वेरिएबल्स को उनकी इनिशियल वैल्यूज दे देते हैं। ये कांस्टेंट डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का एब्सोल्युटली क्रूशियल और कंपाइलर अप्रूव तरीका है। और बात सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल्स तक रुकी नहीं है। क्या आपको पता है कि हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को भी कांस्टेंट बना सकते हैं? लिटरली, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो आप दरअसल कंपाइलर को बड़ी सख्ती से कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट की स्टेट अब कभी चेंज ना होने दे। और कंपाइलर इस बात को मेक श्योर करता है कि आपका कांस्टेंट ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस को ही कॉल करे। क्यों? क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस ही ये गारंटी देते हैं कि वो डेटा सिर्फ रीड करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे। अगर आपने गलती से भी कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन कॉल करने की कोशिश की तो नो वे, कंपाइलर वही एरर थ्रो कर देगा आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। हमारा दूसरा सेक्शन है स्टैटिक डेटा मेंबर्स, यानी शेयर्ड ग्लोबल डेटा। अब जरा सोचें, क्या हो अगर आपकी क्लास को एक ग्लोबल वेरिएबल चाहिए हो, मतलब एक ऐसा पीस ऑफ डेटा जिसे क्लास का हर सिंगल ऑब्जेक्ट जानता भी हो और इस्तेमाल भी कर सके। नॉर्मली आप शायद क्लास के बाहर एक आम सा ग्लोबल वेरिएबल बना देते, लेकिन वेट, ऐसा करने से तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन हाइडिंग, उसकी बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो जाएगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हमारे कोड में गड़बड़ करें। हम चाहते हैं कि क्लास अपना काम खुद मैनेज करे। तो यहाँ स्टैंडर्ड और स्टैटिक वेरिएबल्स का फर्क एक गेम चेंजर साबित होता है। इंस्टेंस वेरिएबल्स को आप ऐसे समझे जैसे हर स्टूडेंट के पास उसकी अपनी एक इंडिविजुअल नोटबुक हो। जब भी कोई नया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनता है, एक नई नोटबुक के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। लेकिन एक स्टैटिक डाटा मेंबर बिल्कुल एक क्लास वेरिएबल की तरह है। ये ऐसा है जैसे पूरी क्लास के सामने एक बड़ा सा शेयर्ड व्हाइट बोर्ड लगा हो। इस व्हाइट बोर्ड के लिए मेमोरी सिर्फ एक बार एलोकेट होती है, और आप चाहे 1000 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स बना लें, वो सब उसी एक शेयर्ड व्हाइट बोर्ड को ही देखेंगे और यूज करेंगे। अब इस शेयर्ड व्हाइट बोर्ड को बनाने के लिए C++ में एक खास 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1 ये है कि आप अपनी क्लास डेफिनेशन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करें, लेकिन याद रखें ये सिर्फ कंपाइलर को बताता है कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, ये उसे मेमोरी नहीं देता। इसे लाइफ देने के लिए आपको स्टेप 2 पर आना होता है, यानी उसे क्लास के बाहर फाइल स्कोप लेवल पर बाकायदा डिफाइन करना होता है। अगर आप ये करना भूल गए तो वो बस एक बेजान डिक्लेरेशन ही रहेगा। और एक मजे का फैक्ट बताऊं, अगर आप उसे कोई वैल्यू खुद से नहीं देते तो C++ चुपके से उसे 0 पर डिफॉल्ट कर देता है। इसका एक बहुत ही क्लासिक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये ट्रैक करना है कि आपके प्रोग्राम में किसी क्लास के कितने एक्टिव ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। फर्ज करें हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल है। अब जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर रन होगा और हम इस स्टैटिक वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देंगे, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्टर इसे डेक्रीमेंट कर देगा। क्योंकि ये वेरिएबल पूरी क्लास का शेयर्ड डेटा है, किसी एक इंस्टेंस का नहीं, इसलिए ये आपके पूरे सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट्स की टोटल काउंट को बिल्कुल एक्यूरेट रखता है। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। सोचने की बात यह है कि अगर हम एक अच्छे डिज़ाइन के लिए स्टैटिक डेटा को प्राइवेट कर दें तो हम इस शेयर्ड व्हाइट बोर्ड को कैसे एक्सेस करेंगे। Now, what's really interesting about this slide is, इस खास फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, आप इसे ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट क्लास के नाम से इन्वोक कर सकते हैं। ये एक क्लास वाइड बिहेवियर होता है जो डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि बगैर किसी ऑब्जेक्ट के क्लास वाइड डेटा के साथ इंटरैक्ट कर सके।
लेकिन इस जबरदस्त पावर के साथ कंपाइलर के कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स भी आते हैं। रूल नंबर 1 तो यही है कि आप इसे क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं, लेकिन रूल नंबर 2 एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन किसी नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। जरा इमेजिन करें, अगर आप एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर से किसी स्टूडेंट के रोल नंबर को एक्सेस करने की ट्राई करें, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन तो किसी ऑब्जेक्ट के बनने से पहले ही कॉल हो सकता है, तो मेमोरी में वो रोल नंबर तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। इस लॉजिकल पैराडॉक्स से बचने के लिए कंपाइलर फौरन एरर दे देता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, कंपाइलर ऐसा करता क्यों है? नॉर्मल मेंबर फंक्शंस में C++ बड़ी होशियारी से एक हिडन पॉइंटर पास करता है, जिसे हम दिस पॉइंटर कहते हैं। ये उस खास ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है जिसने फंक्शन को कॉल किया होता है। लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस में ये दिस पॉइंटर सिरे से पास ही नहीं होता। इसके बगैर स्टैटिक फंक्शन के पास किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के डेटा को ढूंढने का कोई रास्ता ही नहीं होता। वो सिर्फ शेयर्ड ग्लोबल क्लास डेटा को ही जानता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि हम C++ ऑब्जेक्ट्स को अरेज में स्केल अप कैसे करते हैं। देखें, जब आप इंटीजर्स जैसी स्टैंडर्ड टाइप्स की एक सिंपल अरे बनाते हैं तो C++ बस मेमोरी एलोकेट करके छोड़ देता है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट्स की अरे डिक्लेयर करते हैं तो कहानी थोड़ी डिफरेंट है। C++ को असल में वो ऑब्जेक्ट्स वहाँ क्रिएट करने पड़ते हैं, और ऐसा करने के लिए वो अरे के हर सिंगल एलिमेंट के लिए खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ढूंढकर ट्रिगर कर देता है। उसे इस मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए एक रिलायबल और ज़ीरो पैरामीटर तरीका चाहिए होता है। आज जरा इस प्रोसेस को इस टेबल की मदद से समझते हैं। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो ओके, कंपाइलर आपके लिए खुद एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा और अरे रेडी हो जाएगी। अगर आपने खुद एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है तब भी ओके, अरे उसे यूज़ कर लेगी। लेकिन इस आखिरी सिनारियो को देखें, अगर आपके क्लास में सिर्फ और सिर्फ ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, मतलब उसे बनने के लिए कोई पैरामीटर लाजमी चाहिए, और तब आप अरे बनाने की ट्राई करेंगे तो कंपाइलर तो जैसे एक दीवार से टकरा जाएगा। वो आपको सीधा एरर दे देगा, क्योंकि उसके पास इन स्पेसिफिक पैरामीटर्स में डालने के लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लाजमी तौर पर किसी अरे को स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज करना ही पड़ जाए तो इसका एक वर्क अराउंड मौजूद है, क्योंकि इसका सिंटैक्स थोड़ा हैवी है। अब छोटी अरेज को कर्ली ब्रेसेस के साथ एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज कर सकते हैं। इन ब्रेसेस के अंदर आप डायरेक्ट अपने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, जैसे टेस्ट 0। यहाँ बैकग्राउंड में एक बड़ी कमाल की चीज़ होती है। C++ फौरन उस वैल्यू के साथ एक टेम्पररी अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाता है और फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर के जरिए उसकी कॉपी आपकी अरे के अंदर प्लेस कर देता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एक कंस्ट्रेंट को। ये तरीका 2-4 आइटम्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 50 ऑब्जेक्ट्स की एक बड़ी अरे हो तो C++ आपको ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के साथ इसे आसानी से इनिशियलाइज करने की इजाज़त नहीं देता। आप कोई एक वैल्यू देकर पूरी अरे को फिल करने को नहीं कह सकते। इसका बेस्ट प्रैक्टिस सोल्यूशन ये है कि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए अरे बनाएं और फिर एक सिंपल फॉर लूप लगाकर हर ऑब्जेक्ट के लिए सेटर फंक्शन के थ्रू अपनी मतलूबा स्पेसिफिक वैल्यूज़ असाइन कर दें। तो जनाब, क्या ज़बरदस्त सेशन था आज का। हमने कॉन्स्टेंट्स की मदद से डाटा को लॉकडाउन करना सीखा, स्टैटिक मेंबर्स के साथ मेमोरी शेयर की और ऑब्जेक्ट अरेज के सख्त रूल्स को कामयाबी से नेविगेट किया। ये सिर्फ सिंटैक्स के रूल्स नहीं हैं, ये असल में रोबस्ट और एंटरप्राइज लेवल कोड लिखने के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स हैं। तो अपनी अगली कोडिंग असाइनमेंट की तरफ जाते हुए मेरा आपसे ये सवाल है, आप इन सख्त C++ रूल्स का इस्तेमाल करते हुए सेफर और मेमोरी एफिशिएंट सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन करेंगे? सोचे कि एक शेयर्ड व्हाइट बोर्ड आपके सिस्टम की कितनी मेमोरी बचा सकता है, या एक इनिशियलाइजेशन लिस्ट आपको किसी क्रिटिकल बग से कैसे बचा सकती है। प्रैक्टिस करते रहें, कीप कोडिंग, और हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।